जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूथ साइंस चैप्टर वाइज डिस्कशन में केमिस्ट्री सेक्शन में केमिकल रिएक्शन के एमसीक्यू के पहले क्लास की। जी हाँ दोस्तों, इस पीछे के वीडियो सेशन में हम लोगों ने केमिकल रिएक्शन से संबंधित कुछ बेसिक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को समझा था। दोस्तों आज के इस सेशन में आपके पिछले ग्रुप डी एग्जाम में जो केमिकल रिएक्शन के टाइप से क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी को हम लोग डिस्कस करेंगे। साथ ही आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि आज के इस सेशन के जो भी क्वेश्चन है उसका PDF आपको कहाँ मिलेगा, ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहाँ से जा करके ले सकते हैं। साथ ही अगर आप भी चाहते हैं बायो को बिल्कुल ही बेसिक लेवल से हाई लेवल तक पढ़ना और वो भी ग्रुप डी और NTPC एग्जाम से पहले, तो आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ इस अर्जुना बायो बैच में। दोस्तों इस बैच से संबंधित किसी भी तरह की जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। बहरहाल आइए बिना अपने समय को गंवाए हुए शुरू करते हैं आज के इस सेशन की और चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो पहला क्वेश्चन है आज के इस सेशन का, क्वेश्चन नंबर 1, क्या पूछा जा रहा है आपसे पूछा जा रहा है कि पानी में एक अम्ल या क्षार का विलय करने को किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन दिया हुआ है अपघटन अभिक्रिया, दूसरा ऑप्शन है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, तीसरा ऑप्शन है उदासीन अभिक्रिया और चौथा ऑप्शन है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। और आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि जब पानी में किसी अम्ल या क्षार को मिलाया जाता है तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया होती है। आप सभी कहेंगे कि सर पहले ये बताओ कि अपघटन अभिक्रिया क्या होता है। तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि अपघटन अभिक्रिया को ही हम लोग क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया भी कहते हैं। और इंग्लिश में इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इंग्लिश में इसको हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। जैसा कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अपघटन लिखा हुआ है और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वियोजन लिखा हुआ है। दोनों का मतलब क्या होता है, टूटना होता है। क्या होता है, टूटना होता है। तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई बड़ा यौगिक दो छोटे छोटे यौगिकों में टूट जाता है, उसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि आप सभी कहते हैं कि गुरुजी अगर कैल्शियम कार्बोनेट को क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है, तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में क्या होता है, टूट जाता है। यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट आपका किस में टूट जा रहा है, तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड दो छोटे छोटे यौगिक में टूट जा रहा है और इसीलिए आपका ये कौन सा अभिक्रिया कहलाता है, तो आप कहेंगे अपघटन अभिक्रिया कहलाता है। तो सरल शब्दों में याद रखेंगे कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई बड़ा यौगिक दो छोटे छोटे यौगिक में टूट जा रहा होगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, अपघटन अभिक्रिया या फिर वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। इंग्लिश में इसी को डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोला जाता है। आप कहेंगे कि सर हमारा अगला ऑप्शन है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया को हम लोग इंग्लिश में एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। और नो डाउट आप सभी समझ रहे होंगे कि ऐसा रासायनिक अभिक्रिया जिससे क्या होता हो सर, उष्मा निकलता हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। क्या कहेंगे कि गुरुजी ऐसा रासायनिक अभिक्रिया जिससे क्या निकलता हो, उष्मा निकलता हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। ध्यान में रखेंगे कि जब आप पानी में क्या करते हैं, तो गुरुजी जब पानी में अम्ल मिलाते हैं तो पानी और अम्ल के बीच में क्या होता है, अभिक्रिया होता है, जिसके चलते हमारा जो ट्यूब होता है वो गर्म हो जाता है। और हम लोग कहते हैं कि जब पानी में अम्ल या फिर क्षार को मिलाया जाता है तो जो हमारा ट्यूब होता है गर्म हो जाता है, मतलब कि वहां पे क्या हो रहा होता है, तो उष्मा निकल रहा होता है। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि जब पानी में अम्ल या क्षार मिलाया जाएगा तो वो किस प्रकार की अभिक्रिया होगी, तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, तो जो हमारा ट्यूब होता है जिसमें हम पानी रख करके अम्ल उसमें मिलाते हैं वो गर्म हो जाता है। इसका मतलब यहां से क्या हो रही होती है, तो सर उष्मा निकल रही होती है। साथ ही आप सभी ध्यान में रखेंगे कि आपके बॉडी में जो श्वसन की प्रक्रिया होती है, आपके बॉडी में जो रिस्पिरेशन की प्रोसेस होती है वो भी क्या है, तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। और आपके एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है, आप कहेंगे ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया है। क्यों, क्योंकि यहां भी ऊर्जा के रूप में क्या निकलता है, तो गुरुजी उष्मा निकलता है। साथ ही साथ आप सभी ध्यान में रखेंगे और आपके एग्जाम में कई दफा ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि जो साग सब्जी होता है और वो जब सरगल जाता है, यानी कि जब उसका कंपोस्ट बन जाता है, तब वहां पे कौन सी अभिक्रिया होती है, तो आप सभी याद रखेंगे कि साग सब्जी का विघटित होना भी क्या है, एक प्रकार का ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। और आप चाहें तो इस चीज को नोट डाउन भी कर सकते हैं और आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। क्या याद रखेंगे कि साग सब्जी का विघटित होकर के, यानी कि डिकम्पोज होकर के, विघटित होकर के कंपोस्ट बन जाना,
कंपोस्ट बन जाना किसका एग्जाम्पल है? आप कहेंगे ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। साथ ही साथ आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जो प्राकृतिक गैस का दहन होता है वहां भी आपको क्या मिलता है? तो गुरुजी ऊष्मा मिलता है। और हम ये कह सकते हैं कि प्राकृतिक गैस का दहन भी क्या है? एक प्रकार का ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो सरल शब्दों में आपको याद रखना है कि ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया वो अभिक्रिया होगी जिसमें आपको क्या देखने को मिलेगा? ऊष्मा देखने को मिलेगा। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? तो आप सभी कहेंगे कि गुरुजी जब पानी में अम्ल या क्षार मिलाया जाएगा तब हमको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया देखने को मिल सकती है, या फिर जब साग सब्जी विघटित होकर के डिकम्पोज होकर के क्या हो जाएगा? कंपोस्ट बनेगा, तो वहां भी हमको क्या देखने को मिलेगी? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया देखने को मिलेगी। और साथ ही साथ जो शोषण की प्रक्रिया होती है वो भी क्या होती है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण होता है। और प्राकृतिक गैस का जो दहन होता है वो भी क्या होता है? ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण होता है। हालांकि आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि पानी में एक अम्ल या क्षार का विलय करने को किस नाम से जाना जाता है? आप कहेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। और इसीलिए हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आप कहेंगे कि सर हमारे ऑप्शन में तो उदासीन अभिक्रिया भी दिया हुआ है और ऊष्माशोषी अभिक्रिया भी दिया हुआ है, तो ये दोनों क्या होते हैं? तो आइए इसको भी समझते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप कुछ नोट डाउन करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके इन सभी चीजों को नोट डाउन कर सकते हैं। आपका अगला ऑप्शन है उदासीन अभिक्रिया। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि इसी अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? तो गुरुजी इंग्लिश में इसको हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। और सिर्फ आपके बारे में बस एक शब्द याद रखना है, और वो शब्द क्या है कि गुरुजी जब एसिड और बेस के बीच अभिक्रिया होगी, एसिड और बेस के बीच अभिक्रिया होगी तो क्या बनेगा? सॉल्ट और वाटर बनेगा। क्या बनेगा? सॉल्ट और वाटर बनेगा। या फिर हिंदी में कह सकते हैं कि गुरुजी जब अम्ल और क्षार के बीच में अभिक्रिया होगी, अम्ल और क्षार के बीच में अभिक्रिया होगी तो क्या बनेगा? लवण और जल बनेगा। और इस अभिक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहेंगे, यानी कि उदासीन अभिक्रिया कहेंगे। तो आपको बड़े ही सरलता से याद रखना है कि जहां भी अम्ल और क्षार के बीच में अभिक्रिया हो रहा होगा वो आपका कौन सा अभिक्रिया होगा? उदासीन अभिक्रिया होगा। जैसे कि अगर आप HCl की अभिक्रिया किसके साथ कराते हो? NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि आपका एक क्षार है, तो ये दोनों रिएक्ट करके क्या बना लेता है? आप सभी कहेंगे कि गुरुजी ये सोडियम क्लोराइड और साथ ही साथ क्या बना लेता है? वाटर बना लेता है। सोडियम क्लोराइड आपका क्या है? आप कहेंगे गुरुजी साल्ट है, यानी कि लवण है। आप कहेंगे कि सर हमारे ऑप्शन में ऊष्माशोषी अभिक्रिया भी दिया हुआ है। तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि ऊष्माशोषी अभिक्रिया को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसी को हम लोग इंग्लिश में एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। और बड़ा ही सरल शब्दों में आप सबों को ध्यान में रखना है। और यहाँ पे आपका ये शब्द भी लिखा हुआ है जो कि वही मीनिंग बता रहा है। क्या आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे? उष्मा और शोषी। शोषी का मतलब क्या होता है? शोषित होना, यानी कि ऐसा रासायनिक अभिक्रिया जिसको होने के लिए उष्मा की जरूरत होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। या ऐसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा का शोषण होता है, यानी कि जिसको होने के लिए उष्मा चाहिए ही चाहिए, उस टाइप की अभिक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे? ऊष्माशोषी रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। आप कहेंगे सर ऐसा किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया होता है? तो मेरे मित्र हमेशा ध्यान में रखेंगे कि आपके पास जितने भी वियोजन अभिक्रिया के एग्जाम्पल हैं, जितने भी वियोजन अभिक्रिया के एग्जाम्पल हैं, यानी कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन के एग्जाम्पल हैं, इसका नेचर हमेशा क्या होता है? तो गुरुजी ऊष्माशोषी होता है। तो आप कह सकते हैं कि गुरुजी जो वियोजन अभिक्रिया है वो क्या है? तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया का उदाहरण है। आप कहेंगे कैसे? तो अभी जस्ट आपने देखा है कि कैल्शियम कार्बोनेट को जब हमको तोड़ना होता है तो हम क्या करते हैं? तो गुरुजी इसको गर्म करते हैं, यानी कि इसको हीट देते हैं। तब ये जाकर के आपका किस में टूट जाता है? कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। आप क्या देख रहे हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट को तोड़ने के लिए आपको हीट की जरूरत पड़ रही है। और मैंने आपको क्या बताया कि ऊष्माशोषी रासायनिक अभिक्रिया वैसी अभिक्रिया होती है जिसको होने के लिए किसकी जरूरत होती है? उष्मा की जरूरत होती है। तो यहाँ पे जो आपका कैल्शियम कार्बोनेट का अपघटन हो रहा है वो किसके चलते हो रहा है? उष्मा के चलते हो रहा है। इसीलिए आपका ये कौन सा अभिक्रिया कहलाएगा? आप कहेंगे गुरुजी ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाएगा। साथ ही साथ आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जो आपका वियोजन अभिक्रिया होता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं, उसका नेचर हमेशा कैसा होता है? आप कहेंगे कि गुरुजी ऊष्माशोषी जैसा होता है, यानी कि एंडोथर्मिक होता है। और ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा गया है। साथ ही साथ आप सभी ये भी ध्यान में रखेंगे कि ऊष्माशोषी अभिक्रिया का और कौन सा उदाहरण हो जाता है? तो जो आपका पानी इवोपरेट होता है, यानी कि पानी का वाष्पित होना, पानी का वाष्पित होना, ये भी किसका एग्जाम्पल है? आप कहेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन का ही एग्जाम्पल है, यानी कि ऊष्माशोषी अभिक्रिया का ही उदाहरण है। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, क्या पूछा जा रहा है आपसे?
आपसे पूछा जा रहा है कि समीकरण 2Cu + O2 आपका दोनों रिएक्ट करके क्या बना ले रहा है, कॉपर ऑक्साइड बना ले रहा है, डैश का एक उदाहरण है। आपसे पूछा जा रहा है कि जो केमिकल रिएक्शन आपके क्वेश्चन में दिया गया है वो केमिकल रिएक्शन किस केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल है, यानी कि उदाहरण है। आपका ऑप्शन दिया हुआ है दोहरी विस्थापन अभिक्रिया, दूसरा आपका ऑप्शन दिया हुआ है संयोजन अभिक्रिया, तीसरा ऑप्शन है अपघटन अभिक्रिया और चौथा ऑप्शन है विस्थापन अभिक्रिया। क्या होगा इसका आंसर? मेरे मित्र, आपका जो समीकरण है वो क्या है, तो वो है 2Cu + O2 और ये दोनों मिलकर के क्या बना ले रहा है, तो गुरुजी 2CuO बना ले रहा है। हमसे क्या पूछा जा रहा है, ये जो हमारा अभिक्रिया है ये किस टाइप का अभिक्रिया है। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे कॉपर क्या कर रहा है, तो गुरुजी ऑक्सीजन के साथ जुट जा रहा है। कॉपर क्या कर रहा है, तो गुरुजी ऑक्सीजन के साथ जुट जा रहा है। ध्यान दीजिएगा, जुट करके ये क्या बना ले रहा है, तो गुरुजी ये कॉपर ऑक्साइड बना ले रहा है। क्या बना ले रहा है, कॉपर ऑक्साइड बना ले रहा है। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि ऐसा कोई भी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो पदार्थ आपस में जुट करके एकल प्रतिफल का निर्माण करता है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ एक प्रोडक्ट का निर्माण करता है, उस अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, तो गुरुजी उस अभिक्रिया को हम लोग संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। और ध्यान में रखेंगे कि संयोजन अभिक्रिया को ही इंग्लिश में क्या बोला जाता है, इसी को इंग्लिश में कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोला जाता है। आप सभी क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे कॉपर और ऑक्सीजन आपस में जुट करके सिर्फ और सिर्फ एक प्रोडक्ट बना रहा है और वो प्रोडक्ट आपका क्या है, कॉपर ऑक्साइड है। तो आप क्या कहेंगे कि सर ये जो हमारा रासायनिक अभिक्रिया है ये संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी कहेंगे कि सर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आप कहेंगे कि गुरुजी हमारे ऑप्शन में दोहरी विस्थापन अभिक्रिया भी है। तो मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि दोहरी विस्थापन अभिक्रिया को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो दोहरी विस्थापन अभिक्रिया को हम लोग इंग्लिश में डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। आप कहेंगे कि गुरुजी ये होता क्या है, तो मेरे मित्र इसके बारे में आप सरल सा शब्द याद रखेंगे, क्या कि ऐसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें आयनों का विनिमय हो, ऐसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें आयनों का विनिमय हो उसको हम लोग क्या कहते हैं, दोहरी विस्थापन अभिक्रिया या फिर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। आप कहेंगे कि सर ये विनिमय का मतलब क्या हुआ, तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे इसी का मतलब होता है आदान प्रदान। इसी का मतलब क्या होता है, आदान प्रदान, यानी कि लेना देना। तो ऐसा कोई भी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें आयन का क्या होता हो, लेना देना होता हो, यानी कि आयन का आदान प्रदान होता हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे, दोहरी विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे, यानी कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे। ध्यान में रखेंगे इसी को हम लोग एक और नाम से जानते हैं और वो नाम क्या होता है, डबल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। तो आप ये चीज भी ध्यान में रखेंगे। आप कहेंगे कि सर हमारे ऑप्शन में अपघटन अभिक्रिया दिया हुआ है, तो मैंने अभी जस्ट आपको पहले क्वेश्चन में बताया है कि अपघटन अभिक्रिया आपका क्या होता है। आप कहेंगे कि गुरुजी वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई बड़ा यौगिक दो छोटे छोटे यौगिक में तब्दील हो जाता है, क्या कहलाता है, अपघटन अभिक्रिया कहलाता है। और इसका नेचर हमेशा क्या होता है, उष्माशोषी होता है, यानी कि बिना हीट के किसी भी मॉलिक्यूल्स का अपघटन यानी कि टूटना संभव ही नहीं है। आप कहेंगे कि सर हमारे ऑप्शन में विस्थापन अभिक्रिया भी दिया हुआ है, तो मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि विस्थापन अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, इंग्लिश में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। और ध्यान में रखिएगा कि इसी को हम लोग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी कहते हैं। अब ये क्या होता है, तो हमेशा ध्यान में रखेंगे कि किसी पावरफुल व्यक्ति के द्वारा हमेशा क्या कर दिया जाता है, तो जो कमजोर व्यक्ति होते हैं उसको दबा दिया जाता है। ठीक उसी तरह आपके केमिस्ट्री में क्या है कि कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जो कि बहुत ज़्यादा क्रियाशील हैं और कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जो कि बहुत कम क्रियाशील हैं। तो क्या होता है कि कभी कभी रासायनिक अभिक्रिया में जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं, यानी कि जो बहुत ज़्यादा क्रियाशील एलिमेंट होते हैं, वो अपने से कमजोर एलिमेंट को क्या करते हैं, डिस्प्लेस कर देते हैं, यानी कि हटा देते हैं। और इस टाइप का जो अभिक्रिया होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया या फिर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। तो आप चाहें तो इस चीज़ को नोट डाउन भी कर सकते हैं, क्या कि ऐसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ज़्यादा अभिक्रियाशील तत्व के द्वारा कम क्रियाशील तत्वों को विस्थापित कर दिया जाता है।
क्या कर दिया जाता है, विस्थापित कर दिया जाता है, यानी कि डिस्प्लेस कर दिया जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया यानी कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। आप कहेंगे सर इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, तो मेरे मित्र ध्यान दीजिएगा कि जब हम लोग कहते हैं कि गुरुजी FeH2SO4 के साथ अभिक्रिया करता है, किसके साथ अभिक्रिया करता है, FeH2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अभिक्रिया करता है, तो आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी यहाँ पे FeSO4 और हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। क्या होता है, FeSO4 और आपका हाइड्रोजन गैस बन जाता है। तो आप सभी क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे जो आपका हाइड्रोजन है वो किसके द्वारा डिस्प्लेस हो जा रहा है, तो गुरुजी इस लोहा के द्वारा डिस्प्लेस हो जा रहा है। तो आप क्या कहेंगे कि गुरुजी आयरन जो होगा वो हाइड्रोजन से क्या होगा, ज्यादा क्रियाशील होगा, और इसलिए इसने क्या किया कि हाइड्रोजन सल्फेट से हाइड्रोजन को हटा दिया और खुद सल्फेट के साथ जुट करके क्या बना लिया, फेरस सल्फेट, और हाइड्रोजन को अलग करके क्या कर दिया कि आप गैस के रूप में हैं, आप गैस के रूप में बाहर निकल जाइए। तो हमेशा ध्यान में रखेंगे कि वैसी कोई भी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई ज्यादा क्रियाशील धातु अपने से कम क्रियाशील धातु को क्या करता है, डिस्प्लेस कर देता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, क्या पूछा जा रहा है आपसे पूछा जा रहा है कि दी गई अभिक्रियाओं में कौन सी संयोजन अभिक्रियाओं के विपरीत होती है। ऑप्शन दिया हुआ है दोहरा विस्थापन, दूसरा ऑप्शन है विस्थापन, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है अपघटन, चौथा ऑप्शन है अवक्षेपण। और आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया का विपरीत होता है, ये चीज़ आपको बताना है। मेरे मित्र अभी जस्ट आप सभी ने देखा है कि संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है, तो आप कहते हैं कि गुरुजी संयोजन अभिक्रिया में दो तत्व आपस में जुट करके एकल अणु का निर्माण करता है। यानी कि संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है, तो दो तत्व आपस में क्या होते हैं, जुड़ता है, यानी कि दो एलिमेंट आपस में क्या होता है, जुड़ता है। जरा सा आप ये बताओ कि जुड़ना का विपरीत क्या हो जाएगा। आप कहेंगे कि गुरुजी जुड़ना का विपरीत हो जाएगा टूटना। क्या हो जाएगा, टूटना। और आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि संयोजन अभिक्रिया का विपरीत कौन सा अभिक्रिया होता है। आप कहेंगे कि गुरुजी अभी जस्ट हम लोगों ने देखा है कि जो अपघटन अभिक्रिया होता है या जिसको हम लोग वियोजन अभिक्रिया बोलते हैं, इसमें क्या होता है, तो एक बड़ा सा यौगिक जो है वो टूट करके दो छोटे छोटे यौगिक में तब्दील हो जाता है। तो आपका अपघटन अभिक्रिया में क्या हो रहा है कि एक बड़ा यौगिक टूट करके दो यौगिक का निर्माण कर रहा है, जबकि संयोजन में क्या हो रहा है, तो गुरुजी दो यौगिक आपस में जुट करके या दो तत्व आपस में जुट करके एक बड़ा अणु का निर्माण कर रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि संयोजन में जुड़ता है और वियोजन में क्या होता है, टूटता है। तो संयोजन अभिक्रिया का विपरीत क्या हो जाएगा, आप सभी कहेंगे कि गुरुजी अपघटन या वियोजन अभिक्रिया हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि दी गई अभिक्रियाओं में से कौन सी संयोजन अभिक्रियाओं के विपरीत होती है। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी अपघटन या वियोजन अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया के विपरीत होती है, और हमारे ऑप्शन में अपघटन अभिक्रिया दिया हुआ है, तो हम क्या कह सकते हैं कि हमारी इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आप कहेंगे कि सर हमारे ऑप्शन में दोहरा विस्थापन भी दिया हुआ है, तो अभी जस्ट आप सबों ने डिस्कस करा है कि वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें आयनों के आदान प्रदान करने से क्या होता है, यौगिक बनता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट या दोहरा विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। आप कहेंगे सर हमारे ऑप्शन में विस्थापन अभिक्रिया भी दिया हुआ है, तो अभी जस्ट मैंने इसकी भी चर्चा करा है। आप सभी क्या कहेंगे कि ज्यादा क्रियाशील तत्वों के द्वारा जब कम क्रियाशील तत्वों को यौगिकों से विस्थापित कर दिया जाता है, तब उसी अभिक्रिया को क्या कहा जाता है, आप कहेंगे विस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। आप सभी कहेंगे कि सर हमारे ऑप्शन में अवक्षेपण भी दिया हुआ है, तो मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि अवक्षेपण अभिक्रिया को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसी को हम लोग इंग्लिश में प्रिसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। और ध्यान में रखिएगा कि अवक्षेप क्या होता है, तो आप सभी कहेंगे कि गुरुजी सफेद पदार्थ होता है। क्या होता है, सफेद पदार्थ होता है, जो आपको कैसा दिखता है, तो गुरुजी दही जैसा दिखता है। ऐसा कोई भी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें आपका दही जैसा सफेद अवक्षेप प्राप्त होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अवक्षेपण रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। आप कहेंगे इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, तो मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि जब AgNO3 यानी कि सिल्वर नाइट्रेट की अभिक्रिया आप सोडियम क्लोराइड NaCl के साथ करवाते हो, तो ये क्या बना लेता है, तो गुरुजी AgCl बना लेता है, और साथ ही साथ क्या बनाता है, तो सोडियम नाइट्रेट यानी कि NaNO3 बना लेता है। यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि ये जो आपका AgCl है, ये कैसा होता है, तो गुरुजी दही जैसा सफेद होता है। कैसा होता है, दही जैसा सफेद होता है, और दही जैसा ही पदार्थ दिखता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, अवक्षेप कहते हैं। और ये पूरा अभिक्रिया क्या कहलाता है, आप कहेंगे अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाता है।
मेरे मित्र एक छोटा सा पॉइंट ध्यान में रखेंगे कि अगर कहीं भी केमिकल रिएक्शन में एरो का साइन क्या हो, नीचे हो, तो आप सभी क्या कहेंगे कि उस रासायनिक अभिक्रिया में अवक्षेप बन रहा है। क्या ध्यान में रखेंगे कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अगर किसी पदार्थ के साथ एरो नीचे की ओर इंडिकेट किया जा रहा हो, आप क्या कहेंगे कि यहाँ पे अवक्षेप बन रहा है। साथ ही अगर एरो ऊपर की ओर इंडिकेट किया जा रहा हो तो आप क्या कहेंगे कि गुरुजी यहाँ पे कोई गैस का इवोल्यूशन हो रहा है, यानी कि इस रासायनिक अभिक्रिया में गैस का उत्सर्जन हो रहा है। तो आप ये चीज भी ध्यान में रखेंगे। साथ ही साथ ध्यान में रखेंगे कि अगर कहीं पे आपका AQ लिखा हुआ मिले तो आप क्या कहेंगे कि गुरुजी AQ का मतलब एक्वस होता है और जिसका हिंदी मीनिंग क्या होता है, जलीय होता है। तो जहां भी किसी भी केमिकल रिएक्शन में AQ लगा हुआ रहेगा तो हम समझ जाएंगे कि जिस पदार्थ की चर्चा की जा रही है उस पदार्थ का क्या होगा, एक्वस सॉल्यूशन होगा, यानी कि जलीय विलयन होगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड विलयन की अभिक्रिया डैश का एक उदाहरण है। ऑप्शन दिया हुआ है एकल विस्थापन अभिक्रिया, दूसरा ऑप्शन है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, तीसरा ऑप्शन है द्विविस्थापन अभिक्रिया और चौथा ऑप्शन है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। क्या होगा इसका आंसर? आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि सोडियम सल्फेट यानी कि Na2SO4 और बेरियम क्लोराइड के बीच जो अभिक्रिया होती है, तो ये अभिक्रिया आपका किस प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है, ये चीज आपको बताना है। आप सभी हमेशा ध्यान में रखेंगे कि किसी भी रासायनिक सूत्र का जो पहला पार्ट होता है वो पॉजिटिव होता है और लास्ट वाला जो पार्ट होता है वो क्या होता है, निगेटिव होता है। यानी कि अगर आप सोडियम सल्फेट की बात करेंगे तो इसका पहला पार्ट सोडियम है और इसका दूसरा पार्ट सल्फेट है। तो आपका सोडियम क्या हो जाएगा सर, प्लस हो जाएगा, और सल्फेट क्या हो जाएगा आपका, आप कहेंगे माइनस हो जाएगा। ठीक इसी तरह यहाँ पे आपका बेरियम क्या होगा, प्लस, और क्लोरीन क्या होगा, माइनस। आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी जब यहाँ पे रिएक्शन होगा तो ये जो प्लस वाला सोडियम है ये किसके साथ जुड़ जाएगा, तो गुरुजी क्लोरीन के साथ जुड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि क्लोरीन जो है वो क्या है, तो ऋणात्मक है, यानी कि माइनस आयन है। तो आप सभी कहेंगे कि जब ये इसके साथ जुटेगा तो ये बना लेगा NaCl। क्या बना लेगा, NaCl बना लेगा। साथ ही साथ आप क्या कहेंगे कि गुरुजी यहाँ पे तो सिर्फ सोडियम क्लोरीन के साथ जुटा है, जबकि बेरियम प्लस में है और सल्फेट क्या है, माइनस में है, तो ये भी क्या होगा, एक दूसरे के साथ जुड़ जाएगा और क्या बना लेगा, आप कहेंगे बेरियम सल्फेट, यानी कि BaSO4 बना लेगा। ध्यान दीजिएगा कि सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड जब एक दूसरे के बीच अभिक्रिया करा तो क्या बना लिया, सोडियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट बना लिया। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि यहाँ पे जो आपका रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है वो किसके वजह से हो रहा है। आप कहेंगे कि गुरुजी इसका पॉजिटिव चार्ज इसके निगेटिव के साथ मिल रहा है और इसका निगेटिव चार्ज इसके पॉजिटिव के साथ मिल रहा है और इसका पॉजिटिव इसके निगेटिव और इसका निगेटिव इसके पॉजिटिव के साथ मिल रहा है। मतलब सरल शब्दों में यहाँ पे आयन का क्या हो रहा है सर, तो गुरुजी यहाँ पे आयन का आदान प्रदान हो रहा है। क्या हो रहा है, आदान प्रदान, यानी कि आयन का विनिमय हो रहा है। और हमने अभी जस्ट देखा है कि वैसा कोई भी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें आयन का विनिमय होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, दोहरा विस्थापन अभिक्रिया या फिर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आप कहेंगे कि सर हमारे ऑप्शन में एकल विस्थापन अभिक्रिया भी दिया हुआ है, तो मैंने अभी जस्ट आपको बताया है और आप सभी समझ पा रहे होंगे। आपका दूसरा ऑप्शन है ऊष्माक्षेपी और फिर है आपका ऊष्माशोषी। आप कहेंगे कि गुरुजी इसको भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि जब एक धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है तो क्या बनता है। ऑप्शन दिया हुआ अधातु ऑक्साइड, दूसरा ऑप्शन है धात्विक हाइड्रोक्साइड, तीसरा ऑप्शन है धात्विक ऑक्साइड और चौथा ऑप्शन है अधातु हाइड्रोक्साइड। क्या होगा इसका आंसर? आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि जब एक धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है, तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जब कोई आपका धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है और साथ ही साथ जब आपका कोई अधातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है और कोई अधातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है, ये दोनों ही क्या बना लेता है, तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि अगर धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा तो धातु का ऑक्साइड बनेगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, धात्विक ऑक्साइड कहते हैं। हमेशा क्या ध्यान में रखना है कि अगर कोई मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो वो क्या बनाएगा, मेटालिक ऑक्साइड बनाएगा, जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, धात्विक ऑक्साइड कहते हैं। और मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि जो धात्विक ऑक्साइड होते हैं उसका नेचर कैसा होता है, तो जो धात्विक ऑक्साइड होते हैं उसका नेचर बेसिक होता है। कैसा होता है, बेसिक होता है, यानी कि धातु के जितने भी ऑक्साइड होते हैं उसका प्रकृति कैसा होता है, तो गुरुजी क्षारीय होता है। कैसा होता है, क्षारीय होता है। साथ ही ध्यान में रखिएगा कि जब आपका कोई अधातु ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है ये क्या बना लेता है, अधातु के ऑक्साइड बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, अधातु के ऑक्साइड, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, अधात्विक ऑक्साइड कहते हैं।
क्या कहते हैं, अधात्विक ऑक्साइड, और इंग्लिश में इसी को हम लोग क्या कहते हैं, नॉन मेटालिक ऑक्साइड कहते हैं। और हमेशा ध्यान में रखेंगे यहाँ भी कि जो अधात्विक ऑक्साइड होते हैं इसका प्रकृति कैसा होता है, तो गुरुजी ये एसिडिक होता है, यानी कि अम्लीय होता है। और ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है कि निम्नलिखित में धातु के ऑक्साइड होते हैं, तो आप क्या कहेंगे, क्षारीय। निम्नलिखित में अधातु के ऑक्साइड होते हैं, आप क्या कहेंगे, अम्लीय। साथ ही आप सभी ध्यान में रखेंगे कि अगर आपसे कोई ये पूछ दे कि जरा सा ये बताओ कि उपधातु का ऑक्साइड क्या होता है, उपधातु का ऑक्साइड क्या होता है, जाहिर सी बात है कि जब धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर रहा है तो धात्विक ऑक्साइड बना रहा है, अधातु कर रहा है तो अधात्विक ऑक्साइड बना रहा है। तो जाहिर सी बात है कि उपधातु भी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, और उपधातु के ऑक्साइड बना लेगा। और उपधातु के ऑक्साइड का जो प्रकृति होगा कैसा होगा, आप कहेंगे अम्लीय होगा। यानी कि जो आपका अधातु और उपधातु के ऑक्साइड होंगे उसका नेचर कैसा होगा, अम्लीय होगा, जबकि आपका जो धातु का ऑक्साइड होगा उसका नेचर कैसा होगा, आप कहेंगे क्षारीय होगा। हालांकि आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि जब एक धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है तो क्या बनता है, आप सभी कहेंगे धात्विक ऑक्साइड बनता है। और इसीलिए हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, बड़ा ही हलवा सा सवाल, और आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया की प्रकृति हमेशा ऊष्माशोषी होती है। ऑप्शन दिया हुआ है दहन प्रतिक्रिया, दूसरा ऑप्शन है अपघटन प्रतिक्रिया, तीसरा ऑप्शन है विस्थापन प्रतिक्रिया, चौथा ऑप्शन है संयोजन प्रतिक्रिया। बताइए ना बनेगा, आसानी से बन जाएगा। आप सभी कहेंगे कि सर आपने इसी सेशन में बताया है कि जितने भी वियोजन या अपघटन अभिक्रिया होते हैं, जितने भी वियोजन या अपघटन अभिक्रिया होते हैं, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो इंग्लिश में हम लोग इसको डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं, इन सभी का नेचर कैसा होता है, तो गुरुजी ऊष्माशोषी होता है। कैसा होता है, ऊष्माशोषी होता है, यानी कि इंडोथर्मिक होता है। क्यों, तो आप सभी कहते हैं कि गुरुजी जब भी किसी बड़े अणु को तोड़ा जाएगा उसके लिए हमको किसकी जरूरत होगी, ऊर्जा की जरूरत होगी। क्योंकि वियोजन या अपघटन अभिक्रिया में आपका कोई बड़ा अणु टूट करके दो छोटे छोटे अणु में तब्दील हो जाता है, तो यहाँ भी आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी, एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। और वो एनर्जी रिएक्शन कैसे लेता है, तो गुरुजी हीट के रूप में लेता है। और इसीलिए कहते हैं कि जो हमारा अपघटन या वियोजन अभिक्रिया होता है उसका प्रकृति हमेशा कैसा होता है, ऊष्माशोषी होता है। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मेरे मित्र, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि किस रासायनिक अभिक्रिया की प्रकृति हमेशा ऊष्माक्षेपी होती है, यानी कि ऐसा कौन सा रासायनिक अभिक्रिया है जिससे हमेशा ऊष्मा निकलते रहता है, तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जो आपका दहन अभिक्रिया होता है जिसको आप क्या कहते हैं, कंबशन रिएक्शन कहते हैं। अच्छा, ध्यान में रखेंगे कि कंबशन रिएक्शन में क्या होता है, तो कोई पदार्थ आपका जलता है और जलने के बाद प्रकाश और ऊष्मा प्रदान करता है। तो आप ये भी कह सकते हैं कि गुरुजी वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलकर ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, दहन अभिक्रिया कहते हैं। और जहां भी दहन होगा तो हमेशा क्या निकलेगा, तो आप कहेंगे कि ऊष्मा निकलेगा। क्या निकलेगा, ऊष्मा निकलेगा। और अगर ऊष्मा निकलेगा तो आप क्या कहेंगे कि गुरुजी ये क्या होगा, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया होगा। क्या होगा, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया होगा। तो हमेशा ध्यान में रखेंगे कि हमेशा ऊष्माशोषी नेचर वाला आपका कौन सा अभिक्रिया होता है, आप कहेंगे वियोजन या अपघटन अभिक्रिया होता है। और ऊष्माक्षेपी नेचर वाला आपका कौन सा अभिक्रिया होता है, आप कहेंगे दहन अभिक्रिया होता है। साथ ही आप कहेंगे कि सर हमारे ऑप्शन में विस्थापन प्रतिक्रिया दिया हुआ है और संयोजन प्रतिक्रिया दिया हुआ है। तो ध्यान में रखिएगा कि प्रतिक्रिया का मतलब भी क्या होता है, अभिक्रिया ही होता है। और अब आप सभी भली भांति संयोजन अभिक्रिया क्या होता है और साथ ही साथ आपका विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है इसको समझ पा रहे होंगे। बहरहाल चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, क्या पूछा जा रहा है आपसे, आपसे पूछा जा रहा है कि पीबी जब कॉपर क्लोराइड यानी कि CuCl2 के साथ रिएक्ट कर रहा है तब PbCl2 यानी कि लेड क्लोराइड और कॉपर बना दे रहा है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि दी गई समीकरण डैश अभिक्रिया का एक उदाहरण है। ऑप्शन दिया हुआ है विस्थापन, दूसरा ऑप्शन है संयोजन, तीसरा ऑप्शन है दोहरे विस्थापन, चौथा ऑप्शन है अपघटन। क्या होगा इसका आंसर, आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि जब लेड कॉपर क्लोराइड यानी कि CuCl2 के साथ रिएक्ट कर ले रहा है तब ये PbCl2 यानी कि लेड क्लोराइड बना ले रहा है और साथ ही साथ कॉपर को क्या कर दे रहा है, अलग कर दे रहा है। आप क्या देख रहे हैं कि जो आपका कॉपर है वो यहाँ पे क्लोरीन के साथ जुड़ा हुआ है और जुड़ करके क्या बनाए हुए है सर, तो कॉपर क्लोराइड बनाया हुआ है। और इस कॉपर क्लोराइड से कॉपर को क्या कर दिया जा रहा है, तो लेड के द्वारा अलग हटा दिया जा रहा है, यानी कि विस्थापित कर दिया जा रहा है। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि लेड को ही हम लोग क्या कहते हैं, सीसा कहते हैं। और सीसा के लिए सिंबल क्या होता है, Pb होता है। तो आप सभी कंफ्यूज नहीं होंगे।
आप क्या कहेंगे कि गुरुजी इस रिएक्शन में तो हम ये देख पा रहे हैं, ये जो शीशा है वो कॉपर को क्या कर दे रहा है, तो कॉपर क्लोराइड से विस्थापित कर दे रहा है। तो हम सीधे कह सकते हैं ये जो हमारा अभिक्रिया है वो कौन सा अभिक्रिया है, तो आप कहेंगे कि सर ये विस्थापन अभिक्रिया है। कौन सा अभिक्रिया है, विस्थापन अभिक्रिया है, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो गुरुजी इसी को हम लोग इंग्लिश में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि यहाँ पे जो आपका शीशा है ये क्या होगा, आप सभी कहेंगे कि गुरुजी ये ज्यादा अभिक्रियाशील तत्व होगा। जो शीशा है वो यहाँ पे कॉपर के अपेक्षा क्या है, ज्यादा अभिक्रियाशील है, जबकि जो आपका कॉपर है ये शीशा के अपेक्षा क्या है, आप कहेंगे कि कम क्रियाशील है। क्या है, कम क्रियाशील है। और आप सभी ने अभी जस्ट इसका डेफिनेशन भी देखा है कि वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई ज्यादा अभिक्रियाशील तत्व किसी कम क्रियाशील तत्व को क्या करता है, यौगिक से विस्थापित कर देता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया या फिर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। आप कहेंगे कि सर हमारे ऑप्शन में संयोजन अभिक्रिया भी दिया हुआ है, नो डाउट आप सभी समझ पा रहे होंगे, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जहाँ पे दो पदार्थ क्या हो रहा होगा, आपस में जुट रहा होगा। साथ ही आप कहेंगे सर ऑप्शन में दोहरे विस्थापन अभिक्रिया दिया हुआ है, तो आयनों का विनिमय क्या कहलाएगा, दोहरा विस्थापन कहलाएगा। और आप कहेंगे कि सर अपघटन दिया हुआ है, मतलब किसी बड़े अणु का टूट करके छोटे छोटे अणु में तब्दील हो जाना क्या कहलाएगा, अपघटन कहलाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, क्या पूछा जा रहा है आपसे, आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया में अवक्षेप तैयार होता है। ऑप्शन दिया हुआ है अपघटन, दूसरा ऑप्शन है दोहरा विस्थापन, तीसरा ऑप्शन है विस्थापन, चौथा ऑप्शन है संयोग। क्या होगा इसका आंसर, आप सभी कहेंगे कि गुरुजी हमने तो सिर्फ ये पढ़ा है कि वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप प्राप्त होता है या अवक्षेप बनता है उसको हम लोग अवक्षेपन अभिक्रिया कहते हैं। लेकिन यहाँ पे तो कहीं पे ऑप्शन में अवक्षेपन अभिक्रिया है ही नहीं। क्या दिया हुआ है ऑप्शन, तो अपघटन, दोहरा विस्थापन, विस्थापन और संयोग दिया हुआ है। तो हम कैसे पता करेंगे, तो मेरे मित्र थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी अवक्षेपन अभिक्रिया वैसी रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसमें क्या बनता है, अवक्षेप बनता है, यानी कि प्रिसिपिटेट बनता है। और मैंने इसका एग्जाम्पल क्या दिया था, तो आप सभी कहते हैं कि अभी जस्ट आपने बताया था कि जब सिल्वर नाइट्रेट को हम लोग किसके साथ रिएक्शन करवाते हैं, तो गुरुजी सोडियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं, तो क्या बनता है, AgCl बनता है, और साथ ही साथ क्या बन जाता है, NaNO3 यानी कि सोडियम नाइट्रेट बनता है। अभी जस्ट आपने क्या देखा था कि जब सिल्वर नाइट्रेट को सोडियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करवाया जाता है तब क्या बनता है, AgCl यानी कि सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट बनता है। आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी यही AgCl हमारा क्या होता है, अवक्षेप होता है, और ये अभिक्रिया आपका क्या कहलाता है, आप कहते हैं अवक्षेपन अभिक्रिया कहलाता है। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे जो आपका अभिक्रिया हो रहा है वो कैसे हो रहा है, तो आप सभी कहेंगे कि सर आपने इसी सेशन में ये भी बताया है कि किसी भी रासायनिक सूत्र का पहला पार्ट पॉजिटिव होता है और लास्ट वाला पार्ट नेगेटिव होता है। तो जाहिर सी बात है कि सिल्वर यहाँ पे पहला पार्ट है तो पॉजिटिव हो जाएगा, और लास्ट वाला पार्ट नाइट्रेट है तो ये क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। यहाँ पे आपका सोडियम प्लस होगा और क्लोरीन क्या होगा, माइनस होगा। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी ये जो Ag है ये किसके साथ जुट गया सर, तो यहाँ पे क्लोरीन के साथ जुट गया और क्या बना लिया, AgCl बना लिया। और ये जो आपका सोडियम है ये किसके साथ जुटा, तो गुरुजी नाइट्रेट के साथ जुट गया और क्या बना लिया, यहाँ पे सोडियम नाइट्रेट बना लिया। मेरे मित्र आप क्या देख रहे हैं कि एक्चुअली में जो अवक्षेप बनने की प्रक्रिया हुई है वो किसके चलते हुई है, आप कहेंगे कि गुरुजी इसका पॉजिटिव इसके निगेटिव के साथ जुटा, इसका निगेटिव इसके पॉजिटिव के साथ जुटा, यानी कि आयन के विनिमय के चलते हुई है। किसके चलते हुई है, आयन के विनिमय के चलते, यानी कि आदान प्रदान करने के चलते हुई है। और आपने अभी जस्ट देखा है कि वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें आयनों का विनिमय होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आप कहते हैं कि गुरुजी उसी को हम लोग दोहरा विस्थापन अभिक्रिया या फिर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। तो आप ये भी कह सकते हैं कि गुरुजी जो हमारा अवक्षेपन अभिक्रिया होता है वो किस प्रकार का अभिक्रिया होता है, तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है, यानी कि दोहरा विस्थापन अभिक्रिया होता है। आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया में अवक्षेप तैयार होता है, अब आप क्या कहेंगे कि दोहरा विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, अवक्षेप तैयार होता है, और इसीलिए हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हमेशा ध्यान में रखिएगा रासायनिक अभिक्रिया में 3-4 पॉइंटों को जो कि आपके एग्जाम में लगातार पूछे जाते हैं। पहला चीज तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि शाक सब्जियों का विघटित होकर के कंपोस्ट बन जाना ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। हमेशा आपका कौन सा रासायनिक अभिक्रिया ऊष्माशोषी नेचर का होता है, आप कहेंगे अपघटन या वियोजन
हाइड्रोजन अभिक्रिया। और आपका कौन सा रासायनिक अभिक्रिया हमेशा उष्माक्षेपी नेचर का होता है? आप कहेंगे दहन प्रतिक्रिया या फिर दहन अभिक्रिया। और साथ ही साथ आप ये भी ध्यान में रखेंगे कि जो आपका अवक्षेपण अभिक्रिया होता है वो कौन सा अभिक्रिया होता है? तो आप कहेंगे दोहरा विस्थापन अभिक्रिया होता है, यानी कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। या फिर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या बनता है? तो गुरुजी प्रिसिपिटेट बनता है, यानी कि अवक्षेप बनता है। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण किसी ढांचागत रासायनिक समीकरण को निरूपित करता है? आपको यहाँ पे 4 समीकरण दिए गए हैं और आपको बताना है कि इसमें से कौन सा समीकरण किसी ढांचागत समीकरण को बताता है। आप सभी कहेंगे सर हमको कैसे पता चलेगा? तो मेरे मित्र, मैंने आपको कल के सेशन में बताया है कि जो आपका असंतुलित रासायनिक समीकरण होता है, जो आपका असंतुलित रासायनिक समीकरण होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं इंग्लिश में, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहते हैं, इसके दोनों ओर यानी कि अभिकारक और प्रतिफल दोनों ओर परमाणुओं की संख्या समान नहीं होती है। और जितने भी असंतुलित रासायनिक समीकरण होते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं? उसी को हम लोग गुरुजी कंकाली रासायनिक समीकरण कहते हैं, या फिर इसी को हम लोग क्या कहते हैं? ढांचागत रासायनिक समीकरण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ढांचागत रासायनिक समीकरण भी कहते हैं। तो आपके इस चारों ऑप्शन में से जो आपका असंतुलित रासायनिक समीकरण होगा वही क्या होगा? ढांचागत रासायनिक समीकरण होगा। तो आप कहेंगे सर पता कैसे चलेगा? तो हम लोग इस चारों ऑप्शन में जितने भी आपका पदार्थ है उन सभी के परमाणु को क्या करेंगे? काउंट करेंगे। आपका जो पहला ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए। क्या कहा जा रहा है कि इसमें मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर रहा है तब मैग्नीशियम ऑक्साइड बना ले रहा है। हमेशा ध्यान में रखिएगा कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में तीर चिन्ह के बाईं ओर जो कुछ भी होगा उसको हम लोग अभिकारक कहेंगे, और तीर चिन्ह के दाईं ओर जो कुछ भी होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? प्रतिफल कहेंगे। और किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और प्रतिफल दोनों ओर परमाणु की संख्या अगर समान है तो वो आपका क्या कहलाएगा? संतुलित कहलाएगा। और अगर परमाणु की संख्या अभिकारक और प्रतिफल दोनों ओर समान नहीं है तो क्या कहलाएगा? असंतुलित रासायनिक समीकरण कहलाएगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जब हम लोग परमाणु को काउंट करेंगे तो आप कहेंगे कि गुरुजी इधर मैग्नीशियम का 1 परमाणु है और ऑक्सीजन का 2 परमाणु है, दोनों मिलकर के कितना हो जाएगा? 3। जबकि इधर आपका मैग्नीशियम का 1 परमाणु है और ऑक्सीजन का कितना है? 1 परमाणु है, दोनों मिलकर के कितना हो जाएगा? आप कहेंगे 2 हो जाएगा। यानी कि ऊपर में जो आपका पहला समीकरण है उसमें अभिकारक और प्रतिफल दोनों और परमाणु की संख्या समान नहीं है, तो ये आपका कौन सा समीकरण हो जाएगा? आप कहेंगे कि गुरुजी असंतुलित रासायनिक समीकरण हो जाएगा, यानी कि अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो जाएगा। ठीक इसी तरह जब आप दूसरे ऑप्शन में परमाणु को काउंट करेंगे तो इधर जिंक का आपका 1 परमाणु है, हाइड्रोजन का 2 परमाणु, और आपका सल्फेट का कितना मॉलिक्यूल्स है? तो गुरुजी 1 मॉलिक्यूल्स है। इसी तरह इधर आपका जिंक का कितना है? 1 परमाणु, और सल्फेट का आपका 1 मॉलिक्यूल्स, और हाइड्रोजन का कितना है? 2। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी इसमें दोनों और परमाणुओं की संख्या समान है, तो ये क्या कहलाएगा? संतुलित कहलाएगा। अगर आप इस ऑप्शन की बात करेंगे तो यहाँ पे आपका 2 मैग्नीशियम है और 2 ऑक्सीजन है, इधर क्या हो जाएगा? 4, और इधर भी क्या है? 2 MgO लिखा हुआ है, यानी कि 2 मैग्नीशियम और 2 ऑक्सीजन आपका प्रतिफल में भी है, यानी कि 4 परमाणु इधर है, 4 परमाणु इधर है। ये भी आपका क्या हो गया? संतुलित हो गया, बैलेंस्ड हो गया। आपका अगला है जो कार्बन मोनोऑक्साइड जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहा है तब क्या बना ले रहा है? तो CH3OH बना रहा है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कार्बन के 1 परमाणु और फिर ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं? 1, और इधर आपका क्या है? तो गुरुजी यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं और ये गुना हुआ है किसके साथ? तो सर 2 के साथ, यानी कि यहाँ पे हाइड्रोजन के टोटल कितने परमाणु हो जाएंगे? तो आप कहेंगे कि गुरुजी 4 परमाणु हो जाएंगे। कितने परमाणु हो जाएंगे? 4। और इधर आप देखेंगे तो कार्बन का 1 परमाणु है, हाइड्रोजन का यहाँ पे 3 परमाणु, ऑक्सीजन का 1 परमाणु और हाइड्रोजन का फिर 1 परमाणु। तो आप क्या कहेंगे कि गुरुजी सारे परमाणु को ऐड किया जाएगा तो ये हो जाएगा 3 1 4 1 5 1 6, यानी कि प्रतिफल साइड आपको टोटल परमाणु कितना है? 6। इधर जब आप आएंगे तो कहेंगे गुरुजी 4 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, 6 इधर भी है, यानी कि आपका ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी तीनों ही क्या है? आप कहेंगे कि गुरुजी ये संतुलित रासायनिक समीकरण है। क्या है? संतुलित रासायनिक समीकरण है। जबकि ऑप्शन ए जो है वो क्या है? असंतुलित रासायनिक समीकरण है। और असंतुलित रासायनिक समीकरण को ही हम लोग क्या बोलते हैं? कंकाली रासायनिक समीकरण या फिर ढांचागत रासायनिक समीकरण बोलते हैं। तो हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, क्या पूछा जा रहा है आपसे?
आपसे पूछा जा रहा है कि जब फेरस कॉपर सल्फेट के साथ अभिक्रिया कर ले रहा है तब ये फेरस सल्फेट और कॉपर को अलग कर दे रहा है। दी गई अभिक्रिया निम्न का एक उदाहरण है। बताइए, न बनेगा, आसानी से बन जाएगा। आप सभी कहेंगे कि गुरुजी इसमें तो सीधे दिख रहा है कि फेरस जब कॉपर सल्फेट के साथ अभिक्रिया कर रहा है तो कॉपर सल्फेट से कॉपर को अलग कर दे रहा है और खुद क्या कर रहा है, तो इस सल्फेट के साथ जुड़ जा रहा है। जुड़ करके क्या बना ले रहा है, फेरस सल्फेट बना ले रहा है और साथ ही साथ कॉपर को क्या कर दिया जा रहा है, अलग कर दिया जा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आप कहेंगे फेरस के द्वारा कॉपर का विस्थापन किया जा रहा है और इसीलिए ये हमारा कौन सा रिएक्शन हो जाएगा, तो सर ये हमारा विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि विस्थापन अभिक्रिया को ही क्या बोला जाता है, तो विस्थापन अभिक्रिया को ही प्रतिस्थापन अभिक्रिया बोला जाता है और इसी को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो गुरुजी इसी को हम लोग इंग्लिश में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी कहते हैं। और अगर कहीं पे विस्थापन लिखा हुआ रहता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। तो बताइए, आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका सही आंसर क्या होगा, आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, बड़ा ही हलवा सा सवाल। आपसे पूछा जा रहा है कि एक दोहरी अपघटन अभिक्रिया के दौरान अभिकारकों के बीच क्या आदान प्रदान किया जाता है। ऑप्शन दिया हुआ है आयन, दूसरा ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन, तीसरा ऑप्शन है परमाणु, चौथा ऑप्शन है अणु। मेरे मित्र, मैंने आपको इतना कंसेप्ट दे दिया है कि मेरे ख्याल से आप इस क्वेश्चन का जवाब आसानी से दे सकते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर आप सबों के ऊपर छोड़ता हूं। सही आंसर क्या होगा आप सभी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। बहरहाल चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, बड़ा ही हलवा सा सवाल। आपसे पूछा जा रहा है कि डैश वह प्रक्रिया है जिसमें अम्ल और क्षार मिलकर लवण और जल का निर्माण करते हैं। ऑप्शन दिया हुआ है उदासीनीकरण, दूसरा ऑप्शन है विद्युत अपघटन, तीसरा ऑप्शन है आसवन, चौथा ऑप्शन है हाइड्रोलाइसिस। क्या होगा इसका आंसर? मेरे मित्र, आप सभी कहेंगे कि गुरुजी आपने इसी सेशन में बताया है कि जब अम्ल और क्षार एक दूसरे के साथ अभिक्रिया करते हैं, अम्ल और क्षार एक दूसरे के साथ अभिक्रिया करते हैं, तब ये क्या बना लेता है, लवण और जल बना लेता है। क्या बना लेता है, लवण और जल बना लेता है और इसी अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आप कहेंगे उदासीनीकरण अभिक्रिया हो जाएगा और हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि P4O10 जब वाटर के साथ अभिक्रिया कर रहा है तब ये H3PO4 बना ले रहा है। आपको कहा जा रहा है कि समीकरण पर ध्यान दें, इस अभिक्रिया में जल के आवश्यक कण डैश होंगे। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए कि कोई समीकरण दिया हुआ हो और उसमें उपस्थित पदार्थ का जो आवश्यक कण है वो कितना होगा, तो आप सभी पहले क्या चेक करेंगे, आप सभी पहले चेक करेंगे कि जो समीकरण हमारा दिया हुआ है वो संतुलित है या नहीं है। ध्यान दीजिएगा कि अगर आप इस समीकरण की बात करेंगे तो हमको पहले यहाँ पे ये चेक करना होगा कि समीकरण संतुलित है या नहीं। अगर संतुलित होगा तो जिस भी पदार्थ की चर्चा की जाएगी उसके साथ जितना अणु लगा होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर समीकरण हमारा असंतुलित होगा तब हमको क्या करना होगा, तो संतुलित करना होगा। आप कहेंगे कि सर ये समीकरण हमारा किस प्रकार का होगा, तो ध्यान दीजिएगा, देखने से ही पता चल रहा है। यहाँ पे फास्फोरस के 4 अणु हैं और ऑक्सीजन के 10 हैं, जबकि इधर आपका फास्फोरस का क्या है, 1 परमाणु है और ऑक्सीजन का 4 है। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी ये हमारा असंतुलित रासायनिक समीकरण है, तो हमको क्या करना होगा, तो पहले इसको संतुलित करना होगा। कैसे करेंगे, तो आप कहेंगे कि गुरुजी संतुलित करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बड़ा यौगिक को पकड़ते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे आपका क्या है, H3PO4 है। आप क्या देख रहे हैं कि इधर आपका हाइड्रोजन 3 है और फास्फोरस कितना है, तो सर 1 है, लेकिन इधर फास्फोरस आपका कितना है, 4 है। तो हमको क्या करना होगा, फास्फोरस को पहले बराबर कर लेना होगा। फास्फोरस को बराबर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो आप कहेंगे कि गुरुजी यहाँ पे अगर 4 लगा दिया जाए तो इधर भी फास्फोरस 4 हो जाएगा, इधर भी फास्फोरस क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा कि जैसे ही आप इधर 4 लगाएंगे तो आपका हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 12 हो जाएगा। साथ ही साथ आपका फास्फोरस कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा और ऑक्सीजन आपका कितना हो जाएगा, तो गुरुजी 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। आप कहेंगे कि सर इधर तो फास्फोरस सिर्फ बराबर होगा, जबकि ऑक्सीजन हमारा कितना है, 10 है, हमको 6 ऑक्सीजन और चाहिए। क्यों, क्योंकि इधर हमारा ऑक्सीजन कितना हो जा रहा है, 16 हो जा रहा है। साथ ही ध्यान देंगे कि आप कहेंगे कि गुरुजी यहाँ पे हाइड्रोजन भी हमारा कितना है, 2 ही है, जबकि इधर हाइड्रोजन कितना हो जा रहा है, 12 हो जा रहा है। तो भाई मेरे, अगर हम इधर 6 लगा देते हैं तो आपका हाइड्रोजन कितना होगा, 12, ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 6। तो आप जरा सा गौर से देखिएगा, यहाँ पे आपका फास्फोरस का 4 परमाणु, फास्फोरस का 4 परमाणु, इधर आपका ऑक्सीजन का कितना है, 10
और यहाँ पे 6 है, तो 10 और कितना हो गया 6, आप कहेंगे 16। इधर भी ऑक्सीजन के 16 परमाणु, और इधर आपका हाइड्रोजन 12 है, इधर भी हाइड्रोजन क्या है आपका 12। अब आप क्या कहेंगे कि गुरुजी अब ये हमारा समीकरण जो है संतुलित हो गया, और अब हम ये बता सकते हैं कि जब P4O10 वाटर के साथ अभिक्रिया करके H3PO4 यानी कि फास्फोरिक अम्ल बनाएगा, तो इसमें जो हमारा P4O10 होगा उसमें फास्फोरस के 4 अणु होंगे, ऑक्सीजन के 10 अणु होंगे, और ये जो हमारा वाटर है इसके 6 अणु होंगे। क्यों? क्योंकि ये क्या लिखा हुआ है 6H2O लिखा हुआ है, और साथ ही साथ जब ये अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, तो फास्फोरिक एसिड यानी कि फास्फोरिक अम्ल का 4 अणु बनाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 4H3PO4 लिखा हुआ है। बहरहाल आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि P4O10 प्लस H2O जब रिएक्ट करता है तो H3PO4 बना लेता है। इस अभिक्रिया में जल के आवश्यक कण कितने होंगे? आप कहेंगे कि गुरुजी जल के आवश्यक कण 6 होंगे, और हमारा सही आंसर क्या होगा? आप कहिएगा सर ऑप्शन नंबर बी होगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया ऊष्माशोषी अभिक्रिया का एक उदाहरण है? ऑप्शन दिया हुआ है पानी में सोडियम हाइड्रोक्साइड का घुलना। आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो एक प्रकार का बेस है, और जैसे ही हम पानी में बेस मिलाएंगे तो वहाँ पे क्या होगा, ऊष्मा निकलेगा, और ये क्या हो जाएगा, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो जाएगा। हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कौन सा ऊष्माशोषी है, तो पहला ऑप्शन तो हमारा गलत हो गया। आपका दूसरा ऑप्शन है फेरस सल्फेट का अपघटन। आप कहेंगे गुरुजी जहाँ भी अपघटन होगा वहाँ पे हमको किसकी जरूरत पड़ेगी, तो ऊष्मा की जरूरत पड़ेगी, तो फेरस का अपघटन आपका क्या हो जाएगा, ऊष्माशोषी रासायनिक अभिक्रिया हो जाएगा। जबकि आपका तीसरा ऑप्शन है सल्फ्यूरिक एसिड का तनुकरण। आप कहेंगे कि गुरुजी किसी भी एसिड को अगर डाइल्यूट किया जाएगा, उसका तनुकरण किया जाएगा, तो जाहिर सी बात है कि पानी में एसिड को मिलाया जाएगा। जैसे ही हम पानी में एसिड मिलाएंगे तो क्या होगा, तो सर अभिक्रिया होगा, और हम लोग क्या कहेंगे कि किसी भी अम्ल के तनुकरण में भी ऊष्मा निकलेगी, और वो क्या हो जाएगा, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो जाएगा। साथ ही आपका चौथा ऑप्शन दिया हुआ है प्राकृतिक गैस का जलना। मैंने आपको पहले ही बताया कि जो प्राकृतिक गैस होते हैं उसका जलना आपका क्या होता है, आप कहते हैं कि गुरुजी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होता है। तो आप सभी क्या कहेंगे कि हमारे ऑप्शन में जो ऑप्शन नंबर बी है जिसमें फेरस सल्फेट का अपघटन लिखा हुआ है वो हमेशा क्या होगा, ऊष्माशोषी नेचर का होगा। इसीलिए सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, बड़ा ही हलवा सा सवाल। आपसे पूछा जा रहा है कि वनस्पति तेल के हाइड्रोजिनेशन में उत्प्रेरक के रूप में डैश का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन दिया हुआ है हीलियम, दूसरा ऑप्शन है निकेल, तीसरा ऑप्शन है लेड, चौथा ऑप्शन है हाइड्रोजन। बताइए ना बनेगा, आसानी से बन जाएगा। आप सभी कहेंगे कि गुरुजी आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सेशन में बताया है कि जहां भी हाइड्रोजिनेशन हो रहा होगा हम सीधे समझेंगे कि वहां पे हाइड्रोजन जुट रहा है, और हाइड्रोजिनेशन की प्रक्रिया में हम लोग किस उत्प्रेरक का उपयोग करते हैं, तो आप कहेंगे कि गुरुजी या तो हम निकेल का यूज करते हैं या फिर पैलाडियम का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, पैलाडियम का। तो आपके इस क्वेश्चन के ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, निकेल दिया हुआ है। तो आप क्या कहेंगे कि गुरुजी हमारा सही आंसर भी ऑप्शन नंबर बी ही होगा। मेरे मित्र उम्मीद करते हैं यहाँ तक के जितने भी क्वेश्चन थे उन सभी को आप आसानी से समझ पाए होंगे। अब इस टाइप का प्रश्न अगर आपको दोबारा दे दिया जाए तो मेरे ख्याल से आप उसका जवाब भी आसानी से दे सकते हैं। साथ ही उम्मीद ये भी करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और हाँ अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि इस तरह के एग्जाम रिलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।